अभी उसकी आंखों में धुंध छाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने एक झटका खाया और उसका ढलका हुआ जिस्म तन गया। अब आंखों में मौजूद धुंध गायब हो चुकी थी। तुम्हारा नाम रॉबर्ट है और तुम स्टार क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, मगर ये सब क्या है? ये मैं कहाँ हूँ? ओ, ये तो टाइगर, तुम, ये क्या है? रॉबर्ट ने इंतहाई हैरत भरे और खासे बौखलाए हुए लहजे में बोलते हुए कहा, तुम्हारे कहने पर पेशावर कातिलों का एक ग्रुप डॉक्टर आफ्ताब मरहूम की रिहाइश पर गया और वहां मासूम बच्चों, बेवा और मुलाजिमीन को बेदर्दी से हलाक करके क्रशनोट्स ले आया। तुम्हारे इस कोबरा ग्रुप को कालराज रोड पर वाकई उनके अड्डे में हलाक कर दिया गया है। तुम्हें तुम्हारे स्टार क्लब से टाइगर ने ऑफिस में बेहोश करने वाली गैस फायर करके बेहोश किया और खुफिया रास्ते से उठाकर यहाँ ले आया है। मेरे उकब में मौजूद जवानों को तुम देख रहे हो, उसके हाथ में कोड़ा है और जिस कुव्वत और ताकत से तुम पर कोड़े की जरूरत पड़ेगी, इसका अंदाजा तुम बखूबी कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने दो सूरतें रखता हूँ। एक तो ये कि तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने किसके कहने पर क्रश नोट्स हासिल किए, किसको भिजवाए और फिर उसे फोन पर कंफर्म करवा दो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। दूसरी सूरत में अगर तुम कुछ बताने से इनकार कर दो तो फिर कोड़ों की मदद से तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दी जाएगी और तुम इस दौरान खुद ही सब कुछ बता दोगे। लेकिन फिर क्या तुम जिंदा रहोगे? वैसे मुझे दूसरी सूरत पसंद है, लेकिन मैं इंसाफ के तौर पर तुम्हारे सामने दोनों सूरतें रख रहा हूँ। जवाब दो, हाँ में या ना में, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। क्या तुम हलफ देते हो कि सब कुछ सच बताने पर तुम मुझे जिंदा और सही सलामत छोड़ दोगे? रॉबर्ट ने कहा। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, चाहे तुम एतबार करो या ना करो। मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद दूसरी सूरत पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और फिर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। 1, 2, इमरान ने अपनी बात करके आखिर में गिनती शुरू कर दी। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, रॉबर्ट यकलक खौफजदा लहजे में चीख पड़ा। बोलते रहो वरना गिनती भी आगे बढ़ जाएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे सामालिया के दारुल हुकूमत मागा के एक क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रॉफ ने टास्क दिया था। चूंकि उसे जल्दी थी, इसलिए मैंने डबल मुआवजा लेकर टास्क कोबरा ग्रुप के सुपुर्द कर दिया और कोबरा ग्रुप के इंचार्ज स्मिथ ने टास्क वाकई बेहद तेजी से मुकम्मल कर लिया। मैंने क्रश नोट्स का पैकेट बनाया और स्पेशल कुरियर के जरिए रॉल्फ को भेज दिया। बस ये है सारा मामला, रॉबर्ट ने कहा। रॉल्फ का नंबर क्या है? इमरान ने कहा। उसके क्लब का नंबर मुझे मालूम है, उस नंबर पर राब्ता होता है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। नंबर बताओ और मेरे सामने रॉल्फ से बात करो और कंफर्म कराओ कि तुम्हें ये टास्क वाकई रॉल्फ ने दिया है, इमरान ने कहा। नंबर तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कंफर्म कैसे कराऊं? रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो मर्जी आए कहो, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है वरना गिनती आगे बढ़ जाएगी, इमरान ने कहा। मिलाओ नंबर और कराओ बात, रॉबर्ट ने कहा और साथ ही नंबर बता दिया। उसके दारुल हुकूमत मागा का राब्ता नंबर बताकर और साथ ही ब्लैक क्लब का नंबर भी बता दिया। इमरान ने सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और रॉबर्ट के बताए हुए नंबर प्रेस करके फोन और रिसीवर जवाना की तरफ बढ़ा दिया। जवाना ने एक हाथ से फोन उठाया और दूसरे हाथ में रिसीवर पकड़े रॉबर्ट के करीब पहुंच गया। इमरान ने चूंकि आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। जवाना ने रिसीवर रॉबर्ट के कान से लगा दिया। ब्लैक क्लब, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान से स्टार क्लब का रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रॉब से बात कराओ, रॉबर्ट ने कहा। बॉस रॉल्फ अपने साथियों समेत मोटर बोट पर खुले समंदर में गए हुए हैं और उनकी वापसी का कुछ पता नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो जवाना ने रिसीवर उसके कान से हटा लिया। अब बोलो, गिनती शुरू करूं? इमरान ने कहा। अब मैं क्या करूं? वो मेरा पाबंद तो नहीं है, फिर उससे तो मालूम ही न था कि मैं उसे फोन करूंगा, रॉबर्ट ने कहा। सॉरी रॉबर्ट, इसके अलावा कोई और आदमी बताओ जिससे कंफर्मेशन हो सके, इमरान ने कहा। और आदमी तो नाराक का रॉक्स हो सकता है, रॉल्फ का बॉस, उसे यकीनन इसका इल्म होगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि रॉल्फ ने उसके कहने पर ही ये कार्रवाई की होगी, रॉबर्ट ने कहा। उसका नंबर बताओ, इमरान ने कहा। मुझे उसका नंबर मालूम नहीं है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। सॉरी रॉबर्ट, इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कभी रॉक से बराह रास्त बात नहीं की, रॉबर्ट ने चीखते हुए कहा। तुमने पाकिस्तान के अहम साइंसी फार्मूले के नोट्स चोरी करके गैर मुल्क भिजवाए हैं। तुम्हारी वजह से मासूम बच्चे बेदर्दी से हलाक हुए। तुम्हारी सजा मौत है।
इमरान ने उसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर कहा और दूसरे लम्हे गोलियों की बारिश उसके सीने पर हुई और उसका जिस्म रॉड्स में जकड़े होने के बावजूद इस तरह पड़कने लगा जैसे बकरी सुबह होते हुए तड़पती है। इसकी लाश किसी वीराने में फेंक दो, इमरान ने उठते हुए कहा तो टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तनवीर अपने फ्लैट में बैठा एक्शन से भरपूर एक फिल्म देख रहा था। ये उसकी हॉबी थी। वो ज्यादातर वक्त फ्लैट में ही गुजारता था और वक्त गुजारने के लिए वो एक्शन से भरपूर फिल्में देखता रहता था। क्योंकि ऐसी फिल्में खरीदने के लिए उसे शहर के तमाम ऐसे स्टोर्स पर जाना पड़ता था जहां ऐसी फिल्में फरोख्त की जाती थी, इसलिए सब स्टोर्स के मालकान व मैनेजर्स उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। तनवीर ने उन्हें यही बताया था कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। तनवीर इस वक्त भी एक जबरदस्त एक्शन फिल्म देखने में इस कदर माहूर था और उसकी नजरें स्क्रीन पर इस तरह जमी हुई थी जैसे लोहा मैग्नेटिस से चिमट जाता है कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। लेकिन तनवीर ने दानिस्ता उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इस वक्त एक्शन अपने उरूज पर था और वो नजरें ना हटाना चाहता था। उसका ख्याल था कि जब रिस्पांस नहीं मिलेगा तो कॉल करने वाला खुद ही कॉल करना बंद कर देगा, लेकिन घंटी मुसलसल बज रही थी। अचानक तनवीर के जहन में ख्याल आया कि जूलिया का फोन ना हो। यह ख्याल आते ही उसने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने कहा। टीवी की आवाज़ पहले ही काफ़ी कम थी क्योंकि तनवीर हमेशा टीवी की आवाज़ कम रखता था क्योंकि उसकी तमाम तर दिलचस्पी एक्शन में थी। उसे ड्रामा, मिज़ा या ऐसे ही दूसरे मौज़ूआत से कोई दिलचस्पी नहीं थी और एक्शन देखने की चीज़ होती है, सुनने की नहीं, इसलिए वो आवाज़ काफ़ी कम रखता था। काशिफा बोल रही हूँ, आपकी हमसाई। दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, रॉन्ग नंबर, तनवीर ने कहा और रिसीवर रख दिया। लेकिन चंद लम्हों बाद घंटी एक बार फिर बज उठी, लेकिन तनवीर ने इस बार उसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया जिससे उसे यकीन हो कि यह कॉल भी रॉन्ग नंबर ही होगी। लेकिन उसी लम्हे एक्शन अपने उरूज पर पहुंचकर खत्म हो गया तो उसने टीवी से नजरें हटाई और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने कहा। फोन बंद ना करें, ये रॉन्ग कॉल नहीं है, मैं आपको ही कॉल कर रही हूँ। मेरा नाम काशिफा है और मेरा फ्लैट भी इसी प्लाजा में है जिसमें आपका फ्लैट है, इस लिहाज से मैं आपकी हमसाई हूँ। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाली खातून ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तुमने क्यों मुझे फोन किया है? क्या कोई और काम नहीं है तुम्हें? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ से कहा गया, सॉरी, मैं ऐसे हथकंडों में आने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे फोन ना करना वरना गर्दन तोड़ दूंगा। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, न जाने दूसरों को लूटने के लिए लोगों ने क्या क्या बहाने घड़ रखे हैं। नॉनसेंस, तनवीर ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। लेकिन उसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इसे कोई ना कोई सबक सिखाना पड़ेगा, वैसे ये बाज नहीं आएगी। तनवीर को घंटी की आवाज सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि जरूरी नहीं कि उस औरत का फोन हो, जूलिया भी कभी फोन कर सकती है। इसलिए उसने एक बार फिर झटके से रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने अपने लहजे को कंट्रोल में रखते हुए कहा। तनवीर साहब, फॉर गॉड सेक, आप ये ना समझे कि मुझे आपसे कोई माली हेल्प चाहिए। मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और मुझे बताया गया है कि आप चाहें तो आप मेरी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि आप जुल्म व ज्यादती करने वालों को ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा कोई किसी के साथ जुल्म व ज्यादती ना कर सकेंगे। काशिफा ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं और आपने इस काम के लिए मेरा इंतखाब क्यों किया है? आप पुलिस के पास जाएं। तनवीर ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। पुलिस मेरी बात नहीं सुनती क्योंकि जिसके खिलाफ मैं शिकायत कर रही हूँ उसका ताल्लुक एक जुराइम पेशा आदमी से है जो एक बदनाम क्लब का मालिक है। काशिफा ने कहा तो क्लब का सुनकर तनवीर चौंक पड़ा। आपके साथ क्या हुआ है पहले ये तो बताएं, और आपने मेरा इंतखाब क्यों किया है ये भी आपने नहीं बताया। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके फ्लैट में आकर तफसील बताऊं। काशिफा ने कहा,
सॉरी, मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मैं किसी अजनबी खातून को फ्लैट पर नहीं बुला सकता। आप मुझे फ़ोन पर बता दें जो बताना चाहती है, फिर मैं फैसला करूँगा कि मैं आपकी कोई मदद भी कर सकता हूँ या नहीं। तनवीर ने जान छुड़ाने के से अंदाज में कहा। फिर आप मेरे फ्लैट पर आ जाए, 7वीं मंजिल पर है, 717 नंबर, काशिफा ने कहा। खौमा कहा क्यों अपना और मेरा वक्त ज़ाय कर रही हो, मैं किसी अजनबी औरत के फ्लैट पर क्यों जाऊँगा। तनवीर ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। इसका मतलब है कि मिस सालिहा से आपको फ़ोन कराना पड़ेगा। मेरा तो ख्याल था कि आपके बारे में सालिहा ने जो कुछ बताया है, आप फौरी तौर पर मेरी मदद पर आमदा हो जाएंगे। काशिफा ने कहा। कौन मिस सालिहा, किसकी बात कर रही हो। तनवीर ने कहा, आपकी साथी जो टावर प्लाजा में रहती है। मैं उसके पास हेल्प के लिए गई थी क्योंकि मैं इंटरनेशनल होटल में मुलाजिमत करती हूँ जो उसके वालिद की मिल्कियत है और उसका जनरल मैनेजर चाहे तो मेरी मदद कर सकता था। उसने जनरल मैनेजर को फ़ोन किया लेकिन उसने माजरत कर ली। मैं बेहद मायूस हुई तो उसने मेरा पता पूछा ताकि वो किसी साथी या दोस्त से कहकर मेरा काम करा दे। जब मैंने पता बताया तो उसने कहा कि उनका एक साथी तनवीर उसी प्लाजा में रहता है, अगर वो मेरी मदद पर आमदा हो जाए तो मेरा काम हो सकता है। उसने मुझे ये फ़ोन नंबर दिया है। काशिफा ने कहा तो तनवीर को सालिहा पर गुस्सा आ गया कि उसने खौमाखा उसका रेफरेंस दे दिया। तुम्हारे साथ हुआ क्या है ये तो बताओ, क्या कयामत टूट पड़ी है तुम पर। तनवीर ने सालिहा का गुस्सा भी उस पर उतारते हुए कहा। आई एम सॉरी, आप सिरे से इंसान ही नहीं है, आपको किसी मजलूम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इस बार दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। नॉनसेंस, न जाने इन औरतों पर क्या फटकार होती है कि ख्वामखा अपना और दूसरों का वक्त ज़ाय करती रहती हैं। नॉनसेंस। और हाँ, सालिहा ने इसे मेरे बारे में क्यों बताया, ये गलत है। तनवीर ने राब्ता खत्म होने पर रिसीवर रखते हुए गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेजी से सालिहा के फ्लैट का नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। सालिहा बोल रही हूँ। राब्ता होते ही सालिहा की आवाज़ सुनाई दी। तनवीर बोल रहा हूँ मिस सालिहा, या आपने फजूल लोगों को मेरा फ़ोन नंबर देना क्यों शुरू कर दिया है। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या हो गया है तनवीर साहब, आप तो बड़े गुस्से की हालत में बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो गया आपका। दूसरी तरफ से सालिहा ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा तो तनवीर ने उसे काशिफा के फ़ोन आने और फिर आखिर में कुछ बताए बगैर फ़ोन बंद कर देने के बारे में तफसील बता दी। वो मजलूम औरत है तनवीर साहब, उसके साथ वाकई जुल्म हुआ है और ये जुल्म इंटरनेशनल होटल के एक असिस्टेंट मैनेजर ने कराया है। मैंने जनरल मैनेजर से बात की लेकिन उसने ये कहकर माजरत कर ली कि वो मुलाजिमों के प्राइवेट मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मैंने डैडी से बात की तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, तो मैंने सोचा कि जूलिया को साथ लेकर खुद ही ये काम कर दूं। लेकिन जब काशिफा ने मुझे बताया कि वो इसी प्लाजा में रह रही है जिस प्लाजा में आप इन दिनों रिहाइश पजीर है, तो मैंने उससे आपके बारे में बताया कि आप किसी सरकारी तंजीम से मुताल्लिक हैं और बेहद हमदर्द दिल के मालिक हैं और आपको फ़ोन नंबर भी दे दिया। और मुझे यकीन था कि जब काशिफा आपको तफसील बताएगी तो आप ज़रूर उसकी मदद करने पर आमदा हो जाएंगे और हमारी पूरी टीम में आप ही इस काम के लिए सबसे फिट है। सालिहा ने तफसील बताते हुए कहा। फिर वो क्यों नहीं बता रही कि उसके साथ हुआ क्या है और वो अब चाहती क्या है। तनवीर ने कहा। मैंने बताया है कि उसके साथ इंटरनेशनल होटल के असिस्टेंट मैनेजर रॉडर ने जुल्म किया है। काशिफा यहाँ अकेली रहती है, वो गैर शादीशुदा है और इंटरनेशनल होटल में खरीदारी शोबे में अफसर है। उसके वालिदैन एक एक्सीडेंट में इकट्ठे फौत हो गए। एक भाई था, वो शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर एक्रीमिया शिफ्ट हो गया। वालिदैन की वफात पर वो आया। उसने काशिफा को अपने साथ एक्रीमिया चलने का कहा लेकिन काशिफा से उसकी भाभी का रवैया ऐसा है कि उसने साथ जाने से इनकार कर दिया। वो बेहद आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और आला तालीम याफ्ता है। असिस्टेंट मैनेजर रॉडर ने उससे फ्लर्ट करना चाहा लेकिन काशिफा ने उसे बुरी तरह डांट दिया क्योंकि काशिफा जानती थी कि वो ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसके 3-4 बच्चे भी हैं। उस रॉडर के ताल्लुकात जुराइम पेशा अफराद से हैं। उसने उनके ज़रिए काशिफा से इंतकाम लेने का सोचा और फिर 2 देवकामत सियाफाम बदमाश एक रात काशिफा के फ्लैट पर पहुंच गए। वो उसे बेइज्जत करना चाहते थे लेकिन काशिफा ने उनकी मिन्नतें की और उन्हें भारी रकम और जेवरात देने का कहा तो वो रजामंद हो गए। काशिफा ने उन्हें फ्लैट में मौजूद भारी रकम भी दे दी और अपना तमाम जेवर भी दे दिया और वो लोग उसे बेइज्जत किए बगैर वापस चले गए। काशिफा को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गई। गुंडों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस को या किसी और को भी इस बारे में बताया कि उसे बेइज्जत करके हलाक कर दिया जाएगा।
काशिफा ने वादा कर लिया, लेकिन दूसरी रात वो फिर आ गए। इस बार वो काशिफा से उसकी बैंक में मौजूद तमाम जमा पूंजी जो उसने अपने वालिदैन का मकान फरोख्त करके बैंक में जमा करा रखी थी हासिल करना चाहते थे, वरना बेइज्जत करने और वीडियो बनाकर उसे पहलाने की धमकी दी, जिस पर मजबूरन काशिफा को अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें ब्लैंक चेक देना पड़ा। वो उसे बेहोश करके चले गए। दूसरे रोज काफी दिन चढ़े। जब काशिफा को होश आया तो उसने बैंक फोन किया तो बैंक ने बताया कि 2 सिया फार्म चेक लेकर आए और तमाम रकम ले गए हैं। काशिफा के अकाउंट में सिर्फ चंद रुपए मौजूद हैं। यह ऐसा सदमा था कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल से फारिग होकर जब वो दोबारा ड्यूटी पर जाने लगी तो उसने रॉडर के चेहरे पर इंतकामी मुस्कुराहट देखी। वो पहले ही समझती थी कि सारा फसाद उसी शैतान का है। चुनांचे वो उसके घर गई ताकि उसकी बीवी की मिन्नत समाजत करे कि वो रॉडर को उसकी रकम वापस करने पर आमादा कर दे, लेकिन वहां उसकी बीवी ने उल्टा उसकी बात सुनने की बजाय उसे बेइज्जत करके अपनी रिहाइशगाह से निकाल दिया, क्योंकि उसकी बीवी की उंगली में उसने वो अंगूठी देख ली थी जो उसके जेवरात में शामिल थी, जो वो सिया फार्म ले गए थे। उसने पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन से रुजू किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ना हुई। उसने अपने भाई को एक्रिमिया फोन करके उन्हें अपनी बब्ता सुनाई तो उसने उसे एक्रिमिया आने का कहा और कुछ रकम भिजवा दी ताकि काशिफा टिकट ले सके, लेकिन उसकी भाभी ने फोन करके उसे ऐसी बातें कही कि काशिफा समझ गई कि वो उसका एक्रिमिया आना पसंद नहीं करती। फिर किसी के कहने पर वो मुझसे मिली। मैंने जनरल मैनेजर को फोन किया, लेकिन उसने माजरत कर ली। फिर डैडी से बात हुई तो उन्होंने भी माजरत कर ली। सालिहा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, उसके साथ वाकई जुल्म हुआ है और मुझे उसके किरदार ने मुतासिर किया है कि उसने अपनी तमाम जमा पूंजी और जेवरात देकर अपनी इज्जत बचा ली है, वरना औरतें मर तो जाती हैं लेकिन अपने जेवरात किसी को नहीं देती। लेकिन अब वो मुझसे क्या चाहती है? तनवीर ने कहा, सिर्फ इंतकाम। तुम्हें मालूम होगा कि औरत अगर इंतकाम पर उतर आए तो फिर अपना सब कुछ चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन इंतहाई भयानक इंतकाम वो जरूर लेती है। सालिहा ने कहा, उस रॉडर को गोली मार दे, इंतकाम पूरा हो जाएगा। तनवीर ने कहा, वो रॉडर के साथ साथ इन सिया फार्मों से यही इंतकाम चाहती है जिन्होंने गो उसे बेइज्जत नहीं किया लेकिन उस पर तशद्दुद किया और न जाने क्या क्या कहा। उनका पता रॉडर को मालूम हो सकता है। सालिहा ने कहा, मतलब है कि पहले रॉडर से इन सिया फार्मों के बारे में मालूमात हासिल की जाए, फिर रॉडर समेत इन दोनों सिया फार्मों को भी गोली मार दी जाए ताकि उसका इंतकाम पूरा हो सके। तनवीर ने कहा, नहीं नहीं, रॉडर शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। रॉडर को हलाक करना दरअसल उन बच्चों के साथ जुल्म है। अलबत्ता उसे इतना सबक जरूर मिलना चाहिए कि आइंदा वो किसी और के साथ ऐसा करने का तस्वुर भी ना कर सके। और सिया फार्म तो बदमाश है, किसी जराइम पेशा क्लब से वाबस्ता होंगे। उनको भी ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो आइंदा किसी औरत के साथ ऐसा सलूक करने का सोचकर ही खौफजदा हो जाए। सालिहा ने कहा, ठीक है, मैं काशिफा से राब्ता करता हूँ ताकि मालूम हो सके कि वो क्या चाहती है, फिर देखता हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है। तनवीर ने कहा और क्रेडल दबा दिया। फिर टोन आने पर प्लाजा एक्सचेंज से राब्ता करके उन्हें काशिफा का फ्लैट नंबर बताकर उनसे उनका फ़ोन नंबर लिया और फिर क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काशिफा बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद काशिफा की आवाज़ सुनाई दी। तनवीर बोल रहा हूँ, मुझे सालिहा ने सारी तफसील बता दी है। तुम्हारे साथ वाकई जुल्म हुआ है, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? तनवीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी ना समझी थी कि मैंने सोचा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी हो सकती है? सॉरी, जो हो गया सो हो गया, और अब जो होगा वो भी होगा। एक काशिफा इन बदमाशों से इंतकाम ना ले सकने की वजह से खुदकुशी कर लेगी तो दुनिया में रहने वाले आप जैसे लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़ोन करने का शुक्रिया, काशिफा ने रो देने वाले लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इन औरतों की अकल उल्टी होती है। पहले मिन्नतें कर रही थी, अब जब मैंने पूछा तो नखरे शुरू कर दिए। नॉनसेंस। लेकिन अगर इस अहमक ने खुदकशी कर ली तो ये तो ज्यादती होगी, तनवीर ने कहा और एक बार फिर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ घंटी बजती रही मगर किसी ने फोन अटेंड ना किया। ओह, ये जज्बाती हो रही थी, कहीं वाकई खुदकुशी ना कर ली हो उसने, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी खुदकुशी का ख्याल आते ही तनवीर को अब महसूस हो रहा था जैसे काशिफा का मुजरिम वो खुद है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट के जरिए वो 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां औरतें और मर्द आ जा रहे थे। 17 नंबर कमरे का दरवाजा बंद था और साइड पर काशिफा के नाम की प्लेट मौजूद थी। काशिफा का पूरा नाम काशिफा रजा था और नाम के नीचे इंटरनेशनल होटल के अल्फाज भी दर्ज थे। तनवीर ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से काशिफा की आवाज सुनाई दी, लेकिन तनवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज खौफ की वजह से लरज रही हो। तनवीर हूँ, दरवाजा खोलो, तनवीर ने कहा। सॉरी तनवीर साहब, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। काशिफा भी शायद जिद पर उतर आई थी।
मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, सुना नहीं तुमने? तनवीर ने खासे तहकुमाना लहजे में कहा तो कटक की आवाज के साथ ही डोर फोन बंद हुआ और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, गालों पर आंसुओं की जैसे लड़ियां सी बनी हुई नजर आ रही थी। मैं मर जाऊंगी, यहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं है, काशिफा ने रो देने वाले लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए कहा। अंदर चलो, यूं दरवाजे पर खड़े होकर बातें करना अच्छा नहीं लगता, चलो अंदर, तनवीर ने एक बार फिर तहकुमाना लहजे में कहा और काशिफा जो दरवाजे के दरमियान खड़ी थी साइड पर हो गई। तनवीर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा लॉक मत करना, वैसे ही बंद कर दो, तनवीर ने कहा और सामने मौजूद कुर्सियों की तरफ बढ़ गया। फ्लैट काफी साफ सुथरा था और फर्नीचर भी खासा कीमती और जदीद था। मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी औरत हूँ और तुम मेरे लिए अजनबी मर्द हो। तुमने कहा था कि तुम अपने फ्लैट पर किसी अजनबी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम खुद एक अजनबी औरत के फ्लैट पर क्यों आए हो? काशिफा ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम अब अजनबी नहीं रही हो, सालिहा ने मुझे सारी तफसील बता दी है। तुमने जिस तरह अपने जेवरात और अपनी जमा पूंजी खुद देकर अपनी इज्जत बचाई है, उससे मैं बेहद मुतासिर हुआ हूँ। तुम जैसी औरतें लाखों में चंद होती हैं। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस राउडर और उन दोनों सियाफामों को गोलियों से उड़ा दूंगा, तनवीर ने कहा तो काशिफा का बुझा हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। शुक्रिया, लेकिन मैं राउडर को इसलिए हलाक नहीं होने दूंगी कि वो शादीशुदा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। गोश्त ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया है कि मेरा दिल चाहता है कि उसके टुकड़े उड़ा दूं, लेकिन अब क्या करूं, मुझे उसके बच्चों पर तरस आता है, काशिफा ने कहा और उसके साथ ही वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। अजीब औरत है, उससे इंतकाम भी लेना चाहती है और उससे हमदर्दी भी कर रही है, फिर क्या करना होगा, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद काशिफा किचन से बाहर आई तो उसने मकामी मशरूब के 2 टिन उठाए हुए थे। उसने एक टिन तनवीर के सामने रखा और दूसरा अपने सामने रखकर वो कुर्सी पर बैठ गई। तुम इंतकाम भी लेना चाहती हो लेकिन उससे हमदर्दी भी कर रही हो, अब तुम खुद बताओ कि क्या करना होगा, बोलो। तनवीर ने टीन उठाकर स्ट्रॉ मुंह से लगाते हुए कहा। मैं क्या बताऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरा दिल अपनी हालत पर रो रहा है लेकिन मुझे तरस भी आता है। काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। अब फिर रात होगी और मैं सारी रात अपने साथ होने वाले सलूक पर रोती रहूंगी। ठीक है, मेरा मुकद्दर यही है, काशिफा ने कहा तो तनवीर बेख्तियार हंस पड़ा। चलो उठो, लिबास बदलो और मेरे साथ चलो उस राउडर के पास। मैं देखता हूँ कि उसके साथ क्या हो सकता है कि तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाए और उसके बीवी और बच्चे परेशान भी ना हो, तनवीर ने कहा और टीन खत्म होने पर वो उठकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो होटल पर नहीं घर पर होगा, लेकिन तुम क्या करोगे, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, काशिफा ने उठते हुए कहा। उसकी रिहाइशगाह कहाँ है, क्या पता है उसका, तनवीर ने कहा तो काशिफा ने कॉलोनी का नाम और कोठी नंबर, कोठी का फोन नंबर भी बता दिया। तनवीर ने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। जी साहब, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा और अंदाज बता रहा था कि वो घर का मुलाजिम है। राउडर साहब से बात कराओ, मैं तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। साहब तो चीफ क्लब गए हुए हैं, वो तो रात गए वापस आएंगे, आप कल उनके होटल फोन करके उनसे बात कर लें, मुलाजिम ने जवाब दिया तो तनवीर ने रिसीवर रख दिया। आओ, वो चीफ क्लब में है, उससे उन 2 सियाफाम बदमाशों के बारे में तो मालूम करें। अब मैं अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ ताकि लिबास तब्दील कर लूँ, तुम वहीं आ जाओ, फिर इकट्ठे चीफ क्लब जाएंगे, तनवीर ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। उसने लिबास तब्दील किया ही था कि कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो तनवीर ने डोर फोन का रिसीवर उठाकर एक बटन प्रेस कर दिया। कौन है, तनवीर ने कहा। काशिफा हूँ, फोन से काशिफा की आवाज सुनाई दी तो तनवीर ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रखा और आगे बढ़कर बैरूनी दरवाजा खोल दिया और खुद बाहर आकर उसने फ्लैट को लॉक कर दिया। आओ, तनवीर ने कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। काशिफा ने सादा लिबास पहना हुआ था, लेकिन उसका लिबास देखकर तनवीर की आंखों में तहसीन के तासुरात उभर आए थे। शायद उसके जहन में था कि चूंकि काशिफा होटल में काम करती है इसलिए शोबीज के लोगों जैसा लिबास पहनने की आदी होगी, लेकिन काशिफा का लिबास तो सालेहा और जूलिया से भी सादा था और उसने सिर्फ चेहरा वॉश किया था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तनवीर ने यह सब कुछ एक नजर से देखा था और फिर मुड़कर आगे बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से चीफ क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी।